हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम अनुराग। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी मॉनसून टू यू। हमारे इधर तो आज काफ़ी बारिश हो रही है। लेक्चर रिकॉर्ड करने में काफ़ी परेशानी हुई है। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं मॉनसून को? चलिए तो देखते हैं आगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसे हमने दो पार्ट में बांटा था, कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी रूल को हमने कल ख़त्म कर लिया और आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। जिन भी बच्चों ने कंपनी रूल के सेशन को, कल के सेशन को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल के सेशन को अटेंड करें। और आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थंबनेल लगा हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्राउन रूल बाय अनुराग झा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आपके लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में लगी हुई है इमेज, इसे हम कहते हैं ताज का शासन। ठीक है, क्राउन। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आपको सारी पीडीएफ दी जाएगी, स्टडी बाय अनुराग झा। कल का इस सेशन का भी पीडीएफ इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है। और एस्पिरेंट्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। क्राउन रूल। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि आप थंबनेल में लिखा हुआ है, द क्राउन रूल 1858 टू 1947। क्राउन रूल, इसे ताज का शासन भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सब है क्राउन रूल में। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स रहने वाला है। आइए देखते हैं। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और द एस्क्वाय म्यूटिनी। मतलब कहना चाह रहा है, ये सिग्निफिकेंट एक्ट जो है इनेक्ट हुआ 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जिसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। मैनी हिस्टोरियंस जो है इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो होता है उसमें आप लोग 1857 का रिवॉल्ट काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, वरना मैं इसी चैनल पे पॉलिटी के सेशन के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारे बुक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। दिस एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया, और इसके तहत एबोलिस्ट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ट्रांसफर किया गया पावर को, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी एंड रिवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। और इसके बाद इस एक्ट के, जब ये एक्ट 1858 का जो एक्ट आ गया क्राउन रूल का, इसके बाद एबोलिश कर दिया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन? जिसके बारे में मैंने आपको कल के सेशन में बताया था। एस्पिरेंट्स, अगर आपने कल के सेशन को अटेंड नहीं किया तो कल के सेशन को अटेंड करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर आज का सेशन समझ में आएगा। दोनों इंटरलिंक अप है। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो पार्ट में बांटा, कंपनी रूल और क्राउन रूल। ठीक है, तो कंपनी रूल मैंने कल पढ़ाया था, कल आप देख लीजिए उसको। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वही कंपनी है जो 1600 में आई थी ब्रिटेन से। ठीक है, और ट्रांसफर किया गया पावर, गवर्नमेंट और टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, आज इसका फीचर देखेंगे। तो फीचर ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज। इस एक्ट का फीचर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड में मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसके फीचर्स को देखेंगे, क्राउन रूल के फीचर्स को आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, It provided that India henceforth was the governed by and in the name of Her Majesty. इनके नाम पे, हर मजेस्टी, इनके नाम पे अब रूल किया जाएगा। ठीक है, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो है सो मार्क भी किया हुआ है, और आपसे रिक्वेस्ट है, जिसे हेडलाइट किया गया है उसे आप ध्यान से देखें। ठीक है, हेडलाइन, सॉरी हेडलाइट बोल दिया, हेडलाइन किया गया उसे आप ध्यान से देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम जो है सो बदल करके वाइसराय ऑफ इंडिया रख दिया गया, और पहले वाइसराय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग साहब। ठीक है, इसी एक्ट के तहत इट इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इंड किया गया। ये जो डबल बॉडी थी जो हमने बनाई थी, कहाँ पे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बनाई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये हमने बनाई थी पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान, इसे हमने
एबोलिश कर दिया। एस्पिरेंट्स आप काफ़ी ध्यान लगा के सुने, क्योंकि सेशंस के लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और आप लोग को स्क्रीन को पॉज करके जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी का थर्ड पॉइंट है, इट क्रिएट ए न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसी एक्ट के तहत न्यू ऑफिस को क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। वेस्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड द रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ये ऑफिस क्रिएट की गई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का। ब्रिटेन में जो कैबिनेट होगा, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट का ये मेंबर होगा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लिए। मैंने वही बात आपको बताई। इस स्लाइड में अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे नहीं लगता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी समझा दी है। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, 24 आवर के अंदर आपके रिप्लाई किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इट एस्टेब्लिश्ड एज ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और एस्टेब्लिश किया इन्होंने 15 मेंबर काउंसिल को, जो इंडिया में जो असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, ठीक है। द काउंसिल वाज एन, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है। जो कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो बॉडी हमने बनाया था, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। द एक्ट ऑफ द 1858 was however largely confined to the improvement of the administration machinery by the Indian government was to supervise and control in England. It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India. ये जो 1858 का जो एक्ट था, ये इम्प्रूवमेंट के लिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी थे भारत में, जो भी उसे इम्प्रूव करने के लिए था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। गाइस अगर कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। मैं अपने हिसाब से सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलता हूँ। मैं कल का पढ़ाया हुआ को भी आपको रिवाइज करा दूंगा। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो पहली बार इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अगर मिल जाएगा तो मैं अपने चैनल को बंद कर दूंगा, ठीक है। इससे बढ़िया कंटेंट हो ही नहीं सकता। ये इसके बाद मैं गारंटी लेने को, तो गारंटी वारंटी कुछ भी लेने को तैयार हूँ, इसके बाद इंडियन पॉलिटी नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत ही है, इसको समरी नहीं, एम लक्ष्मीकांत ही मानिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of the administration of their, ठीक है, seeking the cooperation of the Indians in the administration of their country, ठीक है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट नेसेसरी समझा, जो कॉपरेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को कॉपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाने की जरूरत है। और इसी के तहत 3 एक्ट को बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, 1861, 1892 और 1909। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे 1861 का, ठीक है। अभी हम वही पढ़ रहे हैं। इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विथ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इट thus provide that the viceroy should be nominated some Indians as non-official member of his expanded council। इसी एक्ट के तहत वाइसराय को नॉमिनेट करना था some Indians as non-official member of his expanded council में। वाइसराय के जो एक्सपेंड काउंसिल थे उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर में इंडियन को नॉमिनेट करना था। आप ऐसा कर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स हाईलाइट्स हैं उससे आप ध्यान से 2 बार 3 बार PDF को पढ़े, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को मैं हाईलाइट्स किया हूँ, ऐसा नहीं है वैसे ही मैं कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी बार है, और इस सेशन के लास्ट में भी हम MCQ करेंगे, तो आप काफ़ी ध्यान से इस सेशन को सुने एस्पिरेंट्स। और एक्सपेंड करेंगे काउंसिल को, तो उसी तहत लॉर्ड कैनिंग साहब जो वाइसराय थे हमारे, ठीक है, उन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो थे राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव जी, ठीक है। 3 इंडियंस थे, ठीक है, याद रखिएगा। राजा बनारस,
महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। मैं रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुने एस्पिरेंट्स। ये 2-3 चैप्टर जो इंडियन पॉलिटी के हैं ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप ध्यान से सुने, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस पीडीएफ को बार बार पढ़े, जो न्यू स्टूडेंट्स है वीडियो को 2-3 बार देखिए मिनिमम। चलिए आगे चलते हैं। इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, जबकि हमने कल भी आपको इस बात को बताया था। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट हम कल पढ़ रहे थे उसमें, चलिए मैंने इसे भी हेडलाइट कर दिया हुआ है, हेडलाइट बार बार बोल देता हूँ, हेडलाइन कर दिया हुआ है, हाईलाइट होता है एक्चुअली, हेडलाइन भी नहीं होता, हाईलाइट, सॉरी फॉर दैट, काफ़ी बार वर्ड मिस्टेक हो गया होगा, हाईलाइट, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए खैर कंटेंट पे ध्यान देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से उनके लेजिस्लेटिव पावर, वो इन्हें वापस दे दिया गया, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसी एक्ट के तहत न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया गया बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, पंजाब, विच वेयर एस्टेब्लिश इन 1862, 1886 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। गाइज एस्पिरेंट्स, आप इस सेशन को हल्का में मत लें, ऐसा नहीं जो सर ये सुना सुना लग रहा है याद है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें आते हुए भी हम गलत करके आते हैं। पूछ लिया जाएगा 1862 का वो कौन सा एक्ट है जिसके मतलब कौन सा वो एक्ट है जिसके तहत न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1862 था, 1869, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1862 था, 91 था, जो भी हो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इस सेशन को बनाया गया है। इस सेशन का उद्देश्य ही है जो आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और आप एग्जाम को क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट एम्पावर द वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर, ये एक्ट वाइसराय को एम्पावर करता है, एम्पावर देता है कि वो रूल्स और ऑर्डर्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांसलेशन बिजनेस इन द काउंसिल। इट गेव रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। चलिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ एक वर्ड है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है मिनिस्ट्री, ठीक है। और आगे हम देखते हैं। इट एम्पावर द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, और वाइसराय के पास इसी एक्ट के तहत पावर थी एम्पावर करने की, पावर थी, सॉरी एम्पावर, पावर एक ही है, पावर थी वाइसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की, और विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। और लाइफ जो है इस ऑर्डिनेंस का 6 मंथ रहता, अभी भी यही है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो इस ऑर्डिनेंस का लिए कौन सी आर्टिकल हम यूज करते हैं। सेंट्रल और स्टेट दोनों, सॉरी प्रेसिडेंट और गवर्नर जो दोनों इशू करते हैं ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट और गवर्नर, सॉरी मैं सेंट्रल स्टेट बोल दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गवर्नर और प्रेसिडेंट, तो वो कौन सी आर्टिकल है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पहली बार है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं पेन ले लेता हूँ। तो प्रेसिडेंट इशू करता है ऑर्डिनेंस को आर्टिकल 1, 2, 3, और गवर्नर इशू करता है 213 के तहत। अभी भी यही उस समय भी 6 मंथ ही था ऑर्डिनेंस का लाइफ, और अभी भी 6 मंथ ही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। याद रखिएगा 1, 2, 3 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, और इस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो 1, 2, 3 के तहत प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को, और गवर्नर इशू करते हैं 213 के तहत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इस स्लाइड में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एस्पिरेंट्स, इस सेशन को अटेंड करने के बाद मैं गारंटी लेता हूं इस चीज़ की, जो आपको एम लक्ष्मीकांत बुक को भी आप स्किप कर सकते हैं, ये पूरा एम लक्ष्मीकांत बुक ही है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 द फीचर, और इस एक्ट के फीचर को हम अभी देखेंगे। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशन नॉन ऑफिशियल मेंबर, गाइस याद रखिएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर, इसके तहत इंक्रीज किया गया नंबर ऑफ एडिशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। इसी एक्ट के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत इंक्रीज किया गया नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी देयर, ठीक है, लेकिन मेंटेन करना होगा ऑफिशियल मेजोरिटी को, ठीक है।
आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इंक्रीज किया गया और उनको पावर दिया गया तो डिस्कस करने के लिए बजट को और एड्रेस करने के लिए क्वेश्चन को एग्जीक्यूटिव। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप इसको बीबीआई स्टार मार्क करके लिख लें। इसी एक्ट के तहत पूछ लिया जाता है काफी बार, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल का कौन सा वो एक्ट था जिसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दिया गया डिस्कस करने के लिए बजट को और एड्रेस मतलब पूछने के लिए क्वेश्चन को एग्जीक्यूटिव से। तो ये एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। काफी बार एग्जाम सब में पूछ लिया जाता है, एसएससी, बैंकिंग, एसएससी सब का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये वन वर्ड में ही आ जाता है और उन लोगों का एमसीक्यू ही होता है, तो वो लोग काफ़ी बार इस एग्जाम में इन तमाम क्वेश्चन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्वेश्चन इनफैक्ट बीपीएससी में भी पूछा गया था ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर, मैंने देखा था बीपीएससी प्रीवियस ईयर, उसमें ये क्वेश्चन था और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको मार्क कर लें, मैं यहाँ मार्क करना भूल गया। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द, ठीक है, और इसके तहत प्रोवाइड किया गया नॉमिनेट किया गया सम नॉन ऑफिशियल मेंबर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय के द्वारा, वाइसराय के रिकमेंडेशन में, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और दैट of the provincial legislative council of the governor on the recommendation of district board, municipality, university, trade association और जमींदार। ठीक है, चलिए इस पॉइंट्स को समझते हैं। इसी एक्ट के तहत नॉमिनेशन है, आप नॉमिनेट समझे इसको, नॉमिनेट किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर को, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वाइसराय के रिकमेंडेशन पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी। ठीक है, नॉमिनेट किया गया कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को वाइसराय के रिकमेंडेशन पे, कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, और इसी का बी पॉइंट है डेट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मतलब वाइसराय के ही रिकमेंडेशन पे था, लेकिन गवर्नर साहब जो थे, गवर्नर जनरल जो हुआ करता था ब्रिटेन का, उनके भी रिकमेंडेशन सुना जाता था, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार एंड चैम्बर्स जो रिकमेंडेशन देते थे, इनके भी रिकमेंडेशन को लिया जाता था, पर मेन हेड तो वाइसराय ही था, इन्हीं के रिकमेंडेशन चलता था और ये लोग रिकमेंड कर सकते थे बट नॉमिनेट वाइसराय ही करता था। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस स्लाइड में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम और अनुराग सर एक साथ आना चाहिए। ठीक है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें सर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का 3 समझ में नहीं आया, 2 समझ में नहीं आया, 1 समझ में नहीं आया, जो भी है सब हेडिंग लिख दी। देखिए पूरा वीडियो तो वापस से रिकॉर्ड करना प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट को तो हम बीच में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। This act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats, both in central and provincial legislative। इस एक्ट के तहत लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन लाया गया, जो यूज किया जाता था इलेक्शन में, जो यूज किया गया इलेक्शन में फिल करने के लिए नॉन ऑफिशियल सीट्स को। ठीक है, बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में। इतना लेमन लैंग्वेज मुझे नहीं लगता है मुझे भी कोई समझाया था। इस एक्ट के तहत, आप सिंपल में सुने, मैं आराम से बोल रहा हूँ, इस एक्ट के तहत लिमिट किया गया था इनडायरेक्ट प्रोविजन। लिमिट और इनडायरेक्ट प्रोविजन ये दो अलग अलग चीज़ है। लिमिट मतलब लिमिट कर देना, कहीं रोक देना, लिमिट में रहिए, आप लोग अक्सर इस वर्ड को यूज करते हैं। इनडायरेक्ट प्रोविजन, इनडायरेक्ट इलेक्शन हमको समझाएंगे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम। इनडायरेक्ट प्रोविजन यूज किया गया इलेक्शन में, सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में, काउंसिल में। ठीक है, द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज इन द एक्ट, और याद रखिएगा इस एक्ट में वर्ड इलेक्शन को नहीं यूज किया गया। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडी, लेकिन इस प्रोसेस को डिस्क्राइब तब किया जाता है जब नॉमिनेशन तब किया जाएगा जब रिकमेंड करेगा कुछ सर्टेन बॉडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, पूछिए क्यों।
क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपका पीछा करते रहेंगे, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये एक्ट काफ़ी परेशान करती है स्टूडेंट्स को। पेरेंट्स आप काफ़ी ध्यान से सुने मॉडर्न हिस्ट्री, इसलिए मैं वहाँ लिख नहीं पाया तो मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री। वैसे आप सुन तो रहे ही हैं, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। चलिए, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 काफ़ी बढ़िया से सुनिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना हेडिंग लगाना है उतना हेडिंग लगा दीजिए। 3-4 क्वेश्चन तो आपको नजर आ ही जाएगा लगभग, कोई भी एग्जाम हो। अगर 15-20 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं जैसे बीपीएससी वगैरह में, तो 4-5 क्वेश्चन तो इस एक्ट से ही रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और ये और एक मॉर्ले मिंटो रहता, मॉन्टेके चार्ल्स फॉर, जिसे हम आगे देखेंगे, वो 1919 का एक्ट था, ठीक है। इसे मॉर्ले मिंटो भी कहा जाता है, इस एक्ट को कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए बताते हैं। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वहाँ से ये सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया, और लॉर्ड मिंटो जो थे ये वाइसराय ऑफ इंडिया थे। और उस समय इन दोनों पोस्ट, ये दोनों पोस्ट जो थी काफी पावरफुल पोस्ट थी, इसलिए इसका नाम पड़ा मॉर्ले और मिंटो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय के नाम पे ये एक्ट्स बना, काफी हो गया है, इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके फिर आगे समझते हैं। चलिए, इरेज कर दिया गया है। सॉरी गाइस, आज अगर थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा देर का, तो आज आप लोग मैनेज करेंगे क्योंकि आज काफ़ी स्लाइड ऐड करना था, ठीक है। तो इसके आज हम फ्यूचर को देखते हैं। चलिए, इसके फीचर्स को देखते हैं। आज काफ़ी प्रॉब्लम है, आज बारिश भी काफ़ी हो रही है और वीडियो रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं अपलोड कैसे होगा। इलेक्ट्रिसिटी का इधर बहुत प्रॉब्लम हो गया है। चलिए, इसके फीचर को देखते हैं, बाकी सब तो रहेगा। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। इस एक्ट के तहत इंक्रीज किया गया साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज 16 to 60, 16 से 60 रेज किया गया। मेंबर्स की संख्या को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 16 मेंबर थे उसे 60 किया गया, याद रखिएगा। और ये एक्ट था 1909। पहला क्वेश्चन यही रहता है, और इसको जाना ही इसी वजह से जाता है। किस वजह से जाता है वो हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप इसको समझिए, मॉर्ले मिंटो के नाम से इनको जाना जाता है, और काफ़ी बेहतरीन नाम भी आए एक्ट के, हम बताएंगे लास्ट में। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म, नहीं थे, इसलिए तो हमने साइज को इंक्रीज किया, ठीक है, कॉमन सी टर्म। आगे देखते हैं। इस एक्ट के तहत कहा गया कि इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑफिशियल मेजोरिटी चाहिए, बट अलाउ किया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी से भी काम चल जाएगा। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखे, हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट को। चलिए आगे देखते हैं 3 पॉइंट्स को। इट इनलार्ज द डेलिबरेटरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल। इनलार्ज किया गया, बड़ा किया गया, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया 16 to 60, याद रखिएगा। 16 मेंबर से 60 मेंबर किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इनलार्ज किया गया डेलिबरेटरी फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोथ लेवल। फॉर एग्जांपल, मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट। पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं था। जो भी इंडियन मेंबर थे वो पार्ट तो थे पार्लियामेंट्स के, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्स के पार्ट्स थे, मतलब हम सेशन अटेंड कर सकते थे, अगर हम सीट्स इलेक्शन लड़े थे, काफ़ी है ये सब चीज़, इसके लिए काफ़ी हिस्ट्री बताना पड़ेगा, पर हम यहाँ पे पॉलिटी डील कर रहे हैं तो पॉलिटी को ही डील करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं इसके बाद हिस्ट्री डिस्कस करूंगा, तो हिस्ट्री में आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खैर, मैं इतना बता दूंगा जो न्यू स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस एक्ट के तहत हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछ सकते थे और मूव कर सकते थे रिजोल्यूशन बजट के ऊपर, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया गया कि एसोसिएशन वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें एक इंडियन
रहेगा, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैं एक बार और बताता हूँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब ऐसे थे जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन व्यक्ति थे जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। और इसी एक्ट के तहत ऊपर वाला पॉइंट को एक बार और समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इस पर ध्यान दें। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जान लग जाती है यार, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर, ठीक है। वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कम से कम एक भारतीय तो होगा, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, और ये एक लॉ मेंबर थे, ठीक है। चलिए, और अगला पॉइंट वो है जो मैं आपको पहले बताने वाला था, लेकिन चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसी एक्ट के तहत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट, आप इस वर्ड, ये वर्ड से आप फेमिलियर नहीं होंगे। सेपरेट, दो वर्ड होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ज्वाइंट इलेक्टोरेट को, फिलहाल आप सेपरेट पढ़ लीजिए, बस बता मैं दोनों ही देता हूँ यहाँ पे आपको। सेपरेट इलेक्टोरेट का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का एक एग्जांपल लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, जो कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर किसी एरिया में कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस मुस्लिम व्यक्ति को एक पर्टिकुलर मुस्लिम ही वोट दे सकते थे, उसे हिंदू या और कोई कास्ट का व्यक्ति वोट नहीं दे सकते। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। पर फिर समझते हैं, ये न्यू वर्ड्स है आपके लिए। किसी एरिया से, मान लीजिए कहीं से एक विधायक खड़ा हुआ जो मुस्लिम था, सेपरेट इलेक्टोरेट में, तो उसे वोट भी उस एरिया के मुस्लिम ही देंगे, हिंदू या अदर कास्ट के लोग नहीं दे सकते थे। यही था सेपरेट इलेक्टोरेट। भी ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, खड़ा तो मुस्लिम होंगे पर वोट चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो धर्म के, वो सब दे देंगे। जैनिज्म, बुद्धिज्म, कोई भी धर्म के हो, वो सब वोट दे सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। मैं 2 बार बता चुका हूँ। चलिए थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वन सेकेंड गाइज, इरेज कर लेते हैं, काफ़ी दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसे हम दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ मैंने लिख दिया, अंदर दिस मुस्लिम मेंबर वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली मुस्लिम वोटर, ठीक है। मैं इसे काफ़ी लेमन लैंग्वेज में समझा भी दिया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। थस द एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। याद रखिएगा इनका नाम लॉर्ड मिंटो है। पेन ले लेता हूँ गाइस, इसकी माफी चाहते हैं। लॉर्ड मिंटो, एक मिनट गाइस, लॉर्ड मिंटो, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लॉर्ड मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। इतना पेन के मजा नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। आज थोड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं। कल से कुछ शॉर्ट ही करेंगे, 30 मिनट से बड़ा हो जाएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि आज MCQ भी डिस्कस करना है। It also provide for separate representation of presidencies, corporation, chamber of commerce, university and जमींदार, ठीक है। इसी एक्ट के तहत सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी देना था प्रेसिडेंसीज ऑफ कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटी और जमींदार को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, ठीक है। चलिए आइए इसको देखते हैं। इस एक्ट, इस डेट को आप लोग याद रखें। ऑन अगस्त 20, 1970 British government declared for the first time that the objective was gradual introduction of responsible government in India. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार 20 अगस्त 1917 को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव को बताया, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे तो कुछ और वर्ड वो लोग यूज करते थे, जैसे एक्ट कहा करते थे, कुछ और कहा करते थे, लेकिन पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का पूछ लिया जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज थस इनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स 1921, 1921 ये
इन एक्ट तो 1919 में था बना, पर ये आया कब? 1921 में। दिस एक्ट नोन एज मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिकॉर्ड मॉन्टेग्यू, अब इस जैसे मॉडल मिंटो में पढ़ा था वैसे ही हम इसको भी डील करेंगे। मॉन्टेग्यू जो थे उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सॉरी फॉर द गाइज अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी होती है, तो इसके लिए आप ये मत समझिए जो गलत बोल रहे हैं सर गलत नहीं बोल रहे हैं, सर का प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है। आप बात को समझे, और यहाँ लिखा हुआ भी है उसको भी देखें। तो मॉन्टेगू उस समय के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड चांसलर जो थे वो वाइसरॉय थे। अब मैं आपको पहले ही पिछले एक्ट में ही बता चुका हूँ कि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। चलिए देखते हैं इस एक्ट में इन दोनों ने क्या किया था। ठीक है, द फीचर ऑफ द एक्ट्स, चलिए देखते हैं। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस ऑफ demarcating and separating the central and provincial subject. The central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of subject. इस एक्ट के तहत सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथोराइज था रूल को बनाने के लिए अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। एस्पिरेंट्स काफ़ी नए लोग होंगे, आप लोगों को पता है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल के तहत 3 लिस्ट, ठीक है, एक है सेंट्रल लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, और थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, उसी समय, उस समय की बात चल रही है 1999 की, ये अभी के समय की बात है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, और उस समय में क्या था ना, जो ये प्रोविंशियल वर्ड में कल आपको बता चुका हूँ, स्टेट होता है इसका। ठीक है, स्टेट से रिलेटेड जो लॉ है वो इस एक्ट में सेंट्रल और प्रोविंशियल इस एक्ट में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर ऑथोराइज थे अपना लॉ बनाने के लिए। और ये एक्ट मॉर्ले मिंटो, ये 1990 का एक्ट, ये जाना जाता है सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। चलिए आगे देखते हैं। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर और रीजन। हमने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में बांटा इस एक्ट के तहत। क्या आप समझे बच्चे? प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे हमारे, उसे हमने 2 पार्ट्स में बांटा, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट के तहत। ठीक है, और ये एक्ट डील करता है डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, जिसे कहते हैं। ठीक है, ये डायरकी टर्म एक ग्रीक वर्ड है जो आया है डायर्क से, इसका मतलब होता है डबल रूल। ठीक है, अभी भी चलता है डबल रूल सेंटर और स्टेट का। ठीक है एस्पिरेंट्स, यहाँ डबल रूल का मतलब ये मत समझे कि इंडियंस और ब्रिटेन दोनों मिल के रूल कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। डबल रूल था प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इसी का थर्ड पॉइंट पे आते हैं और हम देखेंगे। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है सेंट्रल और स्टेट में, अभी भी जैसे चल रहा है, एग्जाम्पल मैं दिया हूँ सेंट्रल और स्टेट, उसमें वो नहीं थे, उसमें सेंट्रल और प्रोविंस थे, जिसे एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था, दैट इज द ब्रिटिश क्राउन। इसी एक्ट के तहत पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म को और डायरेक्ट इलेक्शन को इस कंट्री में। ठीक है, ठीक है, thus the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of an upper house को council of state कहते थे और lower house को legislative assembly कहते थे। मैं आपको बता चुका हूँ, 2 पार्ट्स में थे, सेंट्रल और स्टेट बाइकैमरलिज्म, इसमें अपर हाउस को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और लोअर हाउस को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन के तहत हम मेंबर्स को चूज करते थे मेजोरिटी के साथ, जैसा कि आज भी हम देखते हैं ऐसा ही होता है। इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council other than the Commander in Chief were to be Indian। 6 में से 3 मेंबर वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे, कमांडर इन चीफ को छोड़ के, जो इंडियन होंगे। ठीक है, वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें 6 मेंबर होंगे। ठीक है, उसमें से 3
ठीक है। वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर रहेंगे, जिसमें से 3 मेंबर जो है सो इंडियन होंगे, कमांडर इन चीफ को छोड़। देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसका 5 नंबर पॉइंट से, इट एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पे सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इन सबको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मतलब हम पीछे भी समझे थे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, पिछला एक्ट 1909 में हमने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, कम्युनल इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट वोट दिया था। वहां पे क्या था, मुस्लिम वोटर्स को ही हम सिर्फ वोट दे सकते थे। ठीक है, वही यहाँ पे भी दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। सॉरी, हमने आगे पीछे पढ़ा था इस बात को, आप देखिए। बाकी हम आगे देखते हैं, आगे स्लाइड चलते हैं। 10 नंबर, कोई भी प्रॉब्लम हो गाइस स्टूडेंट्स तो आप कमेंट्स बॉक्स खुला है, लिखिए। 6 नंबर पॉइंट है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन। ग्रांट था फ्रेंचाइज करने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का, मतलब इस एक्ट के तहत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता था और एजुकेशन पे। ठीक है, इसी एक्ट के तहत क्रिएट किया गया न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन। ठीक है, इस एक्ट के तहत, चलिए एक पेन ले लिया जाए, पेन से काफी बढ़िया समझेंगे इस चीज को। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर जो लंदन में इसी एक्ट के तहत खोला गया, ट्रांसफर किया गया कुछ फंक्शंस को, जिसे हेट्रो परफॉर्म कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी का अगला पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एक्ट के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में। ठीक है, फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट, जिसकी हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पार्ट 9 है, इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। गाइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस एक्ट के तहत सेपरेट किया गया प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को, आप याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। It provided for the appointment of a statutory commission to inquiry into report on its working after 10 years on its coming into force। इसी एक्ट के तहत कहा गया कि हर एक 10 साल पे एक कमीशन बनाई जाएगी जो इंक्वायरी करेगी कि हर एक 10 साल पे कमीशन बनाया जाएगा जो इंक्वायरी करेगी जो इंडिया में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि सारे फंक्शन, सारे एक्ट्स, सारे लॉ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर रही है वो काम कर रहा है ये। ठीक है, इसके लिए बनाया गया एक आया बॉडी साइमन कमीशन। ठीक है, इसका डेट याद रखिएगा आप लोग, नवंबर 27 को ये आया और ये 2 साल पहले आ गया। 1919 का भी हमने एक्ट को डिस्कस किया और अकॉर्डिंग टू 10 ईयर्स 1929 में इसे आना चाहिए था और ये 1927 में ही आया। British government announced the appointment of a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप पे 7 मेंबर्स स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाया और ये कमीशन 2 साल पहले ही आ गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगर इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैंने अपने बार पूरा समझा दिया है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन ब्रिटिश। ये जो कमेटी बनाई गई थी इसमें सारे मेंबर ब्रिटिश के थे। ऑल द पार्टी बाइकॉट, जितने भी पार्टीज थे इंडिया में, दैट इज द कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सब मिल करके इस कमेटी को बाइकॉट किया। तो इसमें कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 7 मेंबर कमीशन था, सभी पार्टी ने बाइकॉट किया। ठीक है, और ये अपना रिपोर्ट जो है सो पब्लिश की थी 1913, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, देख लें। आगे है कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन में कुछ खास नहीं है, वो मैंने आपको ब्रीफ में भी बता दिया। आप कॉमनल अवार्ड को देखते हैं। अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अनाउंस किया एक स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी विच केम टू बी नोन एज कॉमनल। इन्होंने एक स्कीम को रिप्रेजेंट किया जिसे हम कॉमनल अवार्ड कहते हैं। ये अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन बट ऑल्सो एक्सटेंड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। ये अवार्ड जो है सो डिप्रेस्ड क्लासेस
इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले 1909 के एक्ट के मुताबिक सेपरेट इलेक्टोरेट हमने मुस्लिम को दिया था। जो मुस्लिम विधायक, मैंने काफी बढ़िया से एग्जांपल दिया भी था, जो मुस्लिम विधायक को सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, अदर कास्ट के लोग वोट नहीं देंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू जैन बुद्धिस्ट मुस्लिम को देंगे, ये लोग वोट नहीं देंगे। तो अब क्या आ गया, जो नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट, मैकडोनाल्ड साहब ने कहा, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा जो डिप्रेस क्लास जो हमारे में, जैसे ST ST, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। गांधी जी को लग गया खराब, गांधी जी बोला अरे ये तो यूनिटी को तोड़ने वाली बात हो गई, आपस में ही हम लोग झगड़ के मर जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। गांधी जी को उनकी नीति पता चल गई, डिवाइड एंड रूल की। गांधी जी ने क्या किया, योधवाला जेल पे फास्ट पे बैठ गए, अंडर टू फास्ट इनटू डेथ ऑफ योधवाला जेल। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, पूना में ये जेल है। और यहीं पे जो भीमराव अंबेडकर साहब के साथ गांधी जी ने इस बात को समझा, और गांधी जी ने अंबेडकर साहब के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, आप सेपरेट इलेक्टोरेट ना लें। हमने आपस में ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को गाइस, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसमें मैं अपने हिसाब से पूरा समझा देता हूँ। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट सी एक्ट है। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स हैं। इसके फीचर्स को आइए हम डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, इसके तहत हम ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाए। इस एक्ट के तहत 3 लिस्ट है, फेडरल लिस्ट, अभी भी हमारे संविधान में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। बताइए किस आर्टिकल के तहत? 7th शेड्यूल में, कोई पूछे तो बताइएगा। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, साइड में लिख देता हूँ। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उस समय की देखते हैं, 1935 में भी वहीं से लिया गया है। फेडरल लिस्ट था सेंटर के लिए, 59 आइटम थे। प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के लिए था 54 आइटम, और कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम थे। लेजिस्लेटिव पावर वाइसराय के हाथ में था। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे गवर्नर जनरल कुछ और दे देंगे, पर आप वाइसराय को ही टिक कीजिएगा। However, the federation never came into being as princely state did not join it। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी एक्ट के तहत एबॉलिश किया गया डायरकी को। ठीक है, डायरकी मतलब डबल को, मैं पीछे पढ़ा था, पर ये एक्ट बोला जो डायरकी सेंटर में रहेगा। ठीक है, और यहाँ स्टेट्स की बात होगी, प्रोविंस लिखा हुआ है, प्रोविंस का मतलब स्टेट्स होता है। आप ध्यान दें, काफ़ी हो गया, मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ, फिर आप लोगों को ठीक समझाया जाएगा। चलिए एक बार, इस एक्ट के तहत एबोलिश किया गया डायरकी को। ठीक है, पर प्रोविंस में, लेकिन सेंटर में डायरकी रहेगा। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। 11 में से 6 प्रोविंस में, एक मिनट में ले लेते हैं गाइस, हाँ यहाँ 11 में से 6 प्रोविंस में बाइकम्युनिज्म लाएंगे। बाइकम्युनिज्म का मतलब होता है 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा अभी भी है सेंटर में। 11 में से 6 प्रोविंस में आ गया था, और उनमें था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। ये यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश से कब बना, आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। मेड बाइकम्युनिज्म स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। आगे की स्लाइड को डिस्कस करते हैं। It further extends the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes। यहाँ भी communal representation की बात है, पर यहाँ जो है गाइस, पीछे हमने जितना भी communal representation को पढ़ा है वो निगेटिव कॉन्सेप्ट, और यहाँ पॉजिटिव। आइए डिस्कस करते हैं इसको कि पॉजिटिव क्यों है भाई। जब ये कम्युनिटी को हम पर्टिकुलर सेपरेट दे रहे हैं वोटिंग राइट, डिप्रेस्ड क्लास, यहाँ भी दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट हम दिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो ये पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि साहब यहाँ पे जो था वुमेन को दिया गया था, लेबर को दिया गया था, लेबर वर्कर्स, ये लोग क्या थे? ये लोग डिप्रेस्ड क्लासेस से थे, और इन्हें भी हमारे सिस्टम का हिस्सा को बनाने के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था।
जो कि उस समय सही था। खैर अभी तो इसे भी एबॉलिश कर दिया गया है, भी हमने रिजर्वेशन दे दिया है और इसे अभी एबॉलिश कर चुके हैं। पर उस समय था जो वोमेन जो भी थी, महिलाएं थी उस समय की, लेबर वर्कर्स थे, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था कि वो भी हमारे सिस्टम के हिस्सा बन सके। ठीक है, इसी के साथ हमने एबॉलिश किया था काउंसिल ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हमने एस्टेब्लिश किया 1858 को, से आप ध्यान रखें। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड द टीम ऑफ एडवाइजर, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इंडिया को, वो प्रोवाइड करेगी एडवाइजरी, एक टीम की तरह वो वर्क करेगी, एडवाइस प्रोवाइड करेगी। 10% टोटल पॉपुलेशन जो था गोट वोटिंग राइट, उन्होंने इसी एक्ट के तहत 10% जो भी पॉपुलेशन थे हमारे कंट्री के, उसे वोटिंग राइट्स दिया। ठीक है, अब ध्यान रखें। चलिए हम आगे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसी एक्ट के तहत हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया, और ये कंट्रोल करता था करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर पॉइंट्स क्या कहते हैं। इसी एक्ट के तहत हम एस्टेब्लिशमेंट किए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है 2 और मोर स्टेट्स के लिए। फेडरल मतलब सेंटर के लिए हो गया, प्रोविंशियल स्टेट के लिए, और फेडरल जब 2 स्टेट मिल करके एक पब्लिक कमीशन को लेती है, उसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट, और इसी एक्ट के तहत हम फेडरल कोर्ट को भी एस्टेब्लिश किया 1937 में। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। ये हाईलाइट किया हुआ जितने पॉइंट्स होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। आइए भारत को आजाद करा देते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, आइए देखें क्या है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 20 फरवरी 1947, डेट आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट डेट्स है। चलिए आगे देखते हैं, इस डेट को आप याद रखें, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली साहब जो थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 30 जून 1948 से पहले भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग ने डिमांड करने लगा पार्टीशन की, और अगर अगेन 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए कहा, जो 1946 में फॉर्म हुई। ठीक है, ऑन द सेम डे 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, जो वाइसराय थे भारत के, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसराय ऑफ इंडिया, ये पार्टीशन प्लान लेके आए, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। और इस प्लान को द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जैसा मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं, फीचर ऑफ क्या था इस एक्ट का। इन हो गया ब्रिटिश का रूल और आज़ाद हो गया भारत। चलिए आगे देखें। डिक्लेयर किया इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरन स्टेट ऑफ 15 अगस्त 1947। सोवरन का मतलब काफी सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, हम पूछते भी किसी से हैं तो वो हमें संप्रभुता बता देता है, बट संप्रभुता का मतलब क्या होता है ये किसी बच्चे को नहीं पता है। सोवरन का मतलब होता है डिसीजन लेने की क्षमता। ठीक है, उसे सोवरन कहते हैं। चलिए ऊपर इसे रेज कर लेते हैं, काफी प्रॉब्लम हो गया स्क्रीन पे। आगे देखते हैं, चलिए आगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, और इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएटिंग 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट देश बन गया हमारा, इंडिया और पाकिस्तान। ऑफिस ऑफ जो वाइसराय का था उसे हमने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, और गवर्नर जनरल जो होगा वो ईच डोमिनियन के लिए होगा, प्रत्येक डोमिनियन का अलग अलग गवर्नर जनरल होगा। आपको बताना है कि भारत का कौन है और पाकिस्तान का एक गवर्नर जनरल कौन है, नहीं पता तो मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत का भी एक गवर्नर जनरल होगा और एक पाकिस्तान का भी होगा। ठीक है, who has to be appointed by the British king, उसे ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट, जो कैबिनेट हमने बनाया था उसके तहत। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। और उनका जो हिज मैजेस्टी, हम काफ़ी बार इस वर्ड को पढ़ रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन था उसका अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उन्होंने ऐसा कर दिया था।
It empower the constituent assembly of the two dominion to frame and adopt any constitution. और ब्रिटेन ने कहा कि आप एक संविधान बनाएं और उसे अडॉप्ट करें। और आगे हम चलते हैं, चलिए। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। ठीक है, मतलब ये एक्ट कहता है, पावर देता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बोथ डोमिनियन को, जो लेजिस्लेट करे रिस्पेक्ट देयर, अपने टेरिटरी में खुद का लॉ बनाए और उसे इन्फोर्स कर सकते हैं। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई एक्ट को पास नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्यों करेगी, हमारा ही रूल आ गया, उसके बाद हमने जो लॉ बनाए वो भी चल रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। Was to extend it to either of the new dominion unless it was extended there was a legislature of the dominion। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। इसी एक्ट के तहत 1947 का जो अभी एक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी एक्ट के तहत एबोलिश किया ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ट्रांसफर किया उसके फंक्शन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कॉमनवेल्थ अफेयर्स। मतलब इस बात को समझते हैं, एबोलिश किया इस एक्ट के तहत हमने ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और ट्रांसफर किया उसके फंक्शन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कॉमनवेल्थ अफेयर। ठीक है, इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशन विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ठीक है, इस एक्ट के बाद इस पॉइंट 7 पॉइंट में कहना चाहता है, जो ब्रिटिश पारामाउंसी है, वो सारे ट्रीटी, सारे एक्ट, जो सारे ट्रीटी जो किए हुए थे वो प्रिंसली स्टेट के साथ जो इतना भी ट्रीटी किया हुआ था, जैसे आगे हम लोगों ने दीवानी राइट्स था, सारे राइट्स को उन्होंने कहा जो खत्म हो जाएगा 15 अगस्त 1947 के 1947 के बाद कोई भी ऐसा ट्रीटी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, जो भी राजे रजवाड़े के साथ ट्राइबल के एरिया के में, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट। इसके तहत इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो है सो या तो डोमिनियन ऑफ इंडिया में रह सकते हैं, या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में रह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। पर इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे आप ही बताइए। इस तरफ बिहार है, इस तरफ बंगाल, बीच में एक राजा बोल रहा है भाई ये मेरा एरिया, यहाँ पे आने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, तो हम लोग ट्रेड रूट कैसे करेंगे, जाएंगे वाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लोह पुरुष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इंडिपेंडेंट तो किसी को नहीं रहने दिया। चलिए हम आगे देखेंगे इस बारे में, उनको भी पढ़ा जाएगा, आगे देखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। It provided for the governments of each dominion and province by the Government of India Act 1935 till the new constitution were framed। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखते हुए हमने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम्ड किया। चलिए आगे देखते हैं। तो डोमिनियन वेयर हाउ एवर ऑथोराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। ठीक है, उसके बाद जो भी डोमिनियन है वो ऑथोराइज हो गए मॉडिफिकेशन करने के लिए एक्ट में। ठीक है, इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू, ब्रिटिश मोनार्क से इस एक्ट के तहत डिप्राइव मतलब छीन लिया गया जो उनके पास वीटो बिल का राइट टू वीटो ब्रिटिश मोनार्क से छीन लिया गया, और एक्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल, ये तमाम चीज़ को डिप्राइव मतलब ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद अब ब्रिटिश मोनार्क का कोई भी चीज़ राइट टू वीटो, हमने जो रिजर्वेशन दिया था सर्टेन बिल्स हमारे प्रिंसली स्टेट्स के जो राजाओं ने दिया था, वो सब अब खत्म हो चुका है। बट द राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल, लेकिन ये राइट्स अभी रिजर्व थे गवर्नर जनरल के, जब तक हमारा संविधान इनैक्ट नहीं हो जाता। आप बताइए हमारा संविधान कब लागू हुआ था? नहीं पता तो मैं कल बताऊंगा इस चीज़ को, बस ये पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप सर्च कीजिए, मैं कल बताऊंगा इस चीज़ को। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। जैसा कि हमने बताया आपको कि गवर्नर जनरल जो थे उनके पास में ये बिल अभी रिजर्व था, और उनके पास में ये पावर था, किसी भी बिल को असेंट कर सकते थे अपने नाम पे। ठीक है, हिज मैजेस्टी के नाम, हिज मैजेस्टी लिखा हुआ मतलब अपने नाम पे। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गाइस थोड़ा सेशन बड़ा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
खैर आगे हम देखेंगे इस चीज को। ठीक है। इट designated the Governor General of India and the provincial and the constitutional nominal heads of the GST। हमने डेजिग्नेट किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमारा जो गवर्नर जनरल था कौन था पता है आपको? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। और ड्रॉप्ट किया गया इन टाइटल ऑफ द इम्पेरर ऑफ इंडिया। जो भी महाराज धीराज ये सब होता था वो इम्पेरर ऑफ इंडिया अब कोई नहीं होगा। इस एक्ट के तहत हमने खत्म कर दिया। It discontinued the appointment of civil service and reservation of post by the Secretary of State of India। इस एक्ट के तहत हमने जो अपॉइंटमेंट करते थे सिविल सर्विस और रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सबको खत्म कर दिया। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा, जो हमारे लोह पुरुष हैं हमारे देश के और हमारे होम मिनिस्टर भी थे प्रथम, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज चाहिए। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया स्लाइड में। तो मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट दैट दे वेयर इंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी अपॉइंट हुए थे सिविल सर्विस वो एंजॉय कर सकते थे अपने सारे बेनिफिट्स को, और सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करके कर सकते थे। बिकॉज सिविल सर्वेंट्स को हटा के कोई फायदा नहीं था। ये हमारे इनसे हमारा ही देश का इम्प्रूवमेंट होता। वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा क्यों हटाया जाए। चलिए 14 और 15 अगस्त मिडनाइट को हमारा देश आज़ाद हो गया। अब आप लोग कहेंगे जो 14 और 15 अगस्त मिडनाइट को क्या जरूरत पड़ गई? जैसा कि हमारा देश अफवाहों में विश्वास रखता है, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि अगर 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो भूकाल आ जाएगी, भुखमरी हो जाएगी पूरे देश में, तो हमने रात को ही आज़ाद कर दिया। और माउंटबेटन साहब ने दो न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना। लॉर्ड माउंट बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने मिडनाइट में ही शपथ दिला दी थी। ये केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अमिताभ बच्चन साहब ने पूछा था इस क्वेश्चन को, जो जवाहरलाल नेहरू साहब को किसने ओथ दिलाई थी, तो इसका जवाब था लॉर्ड माउंटबेटन साहब। उसे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। प्राइम मिनिस्टर को ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है, और उस समय गवर्नर जनरल थे राजेंद्र प्रसाद भी ऑप्शन में था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन होता है उसका आंसर। आज आप जान गए। हमारे सेशन को अटेंड करने से आप करोड़पति भी बन सकते हैं। चलिए, तो इसके साथ ये चैप्टर्स एंड हो गया। कुछ नोट्स एंड रेफरेंसेस थे इस बुक में। मुगल एम्परर जो मुगल शासक थे शाह आलम शाह, ग्रांट किए थे दीवानी। जो दीवानी राइट हमने पढ़ा था, रिवेन्यू और सिविल जस्टिस, जो 1765 में कंपनी रूल के दौरान हमने बताया था। जिन भी बच्चों ने इस सेशन को अटेंड नहीं किया था प्लीज इस सेशन को जाके अटेंड करें। और आपसे पूछा गया था, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये दीवानी राइट्स को इशू किया था, और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। द बाउंड्री बिटवीन टू डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे दो डोमिनियन के बीच में उसे बाउंड्री कमीशन के द्वारा खींचा गया था। इसको ऐड कर रहे थे रेड क्लिफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आइए कुछ एमसीक्यू को डील कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसका जवाब दीजिए, उसी में आपका भी कुछ फायदा होगा। और बाकी हम बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द सेटिंग अप ऑफ ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन थ्रू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुली कंट्रोल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू इन इंडिया। चलिए, तो हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत बना था? एम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। मेरे हिसाब से क्या मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की बॉडी बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इन द फेडरलिज्म एस्टेब्लिश बाई 1935 रेजोडरी पावर किसके हाथ में जाएगी? गवर्नर जनरल, मैंने आपको बताया भी था। Which of the following act was the communal electorate system introduced by British India for the first time? अब बताइए इसका आंसर। स्क्रीन को पॉज कीजिए और आंसर दिया कीजिए, तभी आपका कुछ फायदा होगा। तो चलिए इसका आंसर होगा 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। Which of the following act provide the separate electorate of Sikh, Indian, Christian, Anglo-Indians and European? तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसे मैंने इसी सेशन में पढ़ा है। ठीक है। Who was the first Indian to join Viceroy of Executive Council? इसे तो सब जानते होंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मैंने काफ़ी जोर से बताया था, काफ़ी जोर से गला फाड़ के बताया था। ठीक है।
आगे स्लाइड खत्म है एस्पिरेंट्स, तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ, देश में महामारी चल रही है, अपने पास हैंड को वॉश करें, पब्लिक प्लेस पे जाने से बचें और अपने फैमिली का ध्यान रखें और दवाई लगा लें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। आज थोड़ा सेशन बड़ा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल से हाफ एन आवर से 30 to 35 मिनट्स का ही रहेगा, थोड़ा ज़्यादा लेट भी हो गया, इसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। चलिए, जय हिंद, कल मिलते हैं।